हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग 71 बीपीएससी पीटी 2025 के लिए अभी रिसेंटली बीपीएससी के द्वारा 2025 में ही देखिए 26 जुलाई 2025 को बीपीएससी सिस्टम एनालिस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। और 2025 में देखिए बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं उन सभी का पेपर मैं आपको कवर करवा रहा हूं। ऑलरेडी 5 से 6 पेपर बीपीएससी के द्वारा 2025 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे उनको मैंने कवर कराया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप चाहें तो चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा सेशन देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 71 बीपीएससी पीटी 2025 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग 71 बीपीएससी पीटी 2025 के लिए अभी रिसेंटली बीपीएससी के द्वारा 26 जुलाई 2025 को बीपीएससी सिस्टम एनालिस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। तो उसके क्वेश्चन पेपर को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जनरल स्टडीज पेपर 1, और इसमें जितने भी करंट अफेयर्स, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के प्रश्न दिए गए हैं उनको आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूं ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि दबे हुए ठोस कचरे में कार्बनिक पदार्थ निम्न के कारण विघटित होते हैं। और देखिए, इसका प्रोविजनल आंसर की भी आ चुका है, बीपीएससी ने इसका प्रोविजनल आंसर की भी दे दिया है। तो मैं आपको इसका आंसर प्रोविजनल आंसर की से ही बताने वाला हूं। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, दबे हुए ठोस कचरे में कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा विघटित होते हैं। ये सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया और कवक जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, जिससे अपघटन की प्रक्रिया होती है। तो आयोग ने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ही दिया है, सूक्ष्म जीवों की क्रिया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 2025 में बीपीएससी के द्वारा जितने भी पेपर कराए गए हैं, करीब 5 से 6 पेपर मैंने आपको डिस्कस कराया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिए। अभी रिसेंट में बीपीएससी के द्वारा ये सारे पेपर कराए गए हैं। मैंने इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप चाहें तो चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न है कि यदि किसी चालक में 6 कूलम्ब आवेश 2 सेकंड तक प्रवाहित हो तो विद्युत धारा कितनी होगी। तो अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए कि यदि किसी चालक में 6 कूलम्ब आवेश 2 सेकंड तक प्रवाहित हो तो विद्युत धारा कितनी होगी। तो देखिए, I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं Q दिया गया है 6 कूलम्ब और टाइम कितना है, 2 सेकंड। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3 एम्पियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में दिया गया है 3 एम्पियर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि आमतौर पर अभ्यस्त किया जाने वाला एसिड बेस संकेतक है। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में भी प्रश्न दिया गया है, तो मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो यहाँ से जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अंग्रेजी में दिया गया है कॉमनली यूज्ड एसिड बेस इंडिकेटर इज। तो यहाँ पर अंग्रेजी में भी है और दोनों प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो यहाँ पर हम लोग हिंदी में ही इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आमतौर पर अभ्यस्त किया जाने वाला एसिड बेस संकेतक जो है ये आपका कौन सा है। तो फ्रेंड्स, ये आपका लिटमस घोल दिया गया आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लिटमस घोल। ठीक है ना। और देखिए, ये लिटमस पेपर जो होता है जो अम्लीय घोल में लाल और क्षारीय घोल में नीला हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा चौथा प्रश्न क्या पूछा गया है कि लोहे का शुद्धतम रूप इसमें से कौन सा है। लोहे का शुद्धतम रूप, तो देखिए इसमें से लोहे का जो शुद्धतम रूप होगा ये आपका गढ़ा लोहा होगा। गढ़ा लोहा होगा लोहे का शुद्धतम रूप। चलिए, और देखिए जो नया वाला बीपीएससी के लिए 71वीं बीपीएससी घटना चक्र बुक आया हुआ है 2025 का, उसको मैंने आपको बिहार स्पेशल का बिहार हिस्ट्री में अलग कराया हुआ है, बिहार ज्योग्राफी का अलग कराया हुआ है, और मॉडर्न हिस्ट्री 4 घंटे का महा मैराथन सेशन मैंने आपको एक सेशन में कराया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रोटोजोआ में भोजन का पाचन निम्न में होता है। प्रोटोजोआ में भोजन का पाचन, देखिए प्रोटोजोआ भोजन रिक्तिका में मौजूद एंजाइमों का उपयोग करके भोजन को पचाते हैं, जो अंतःकोशीय पाचन के लिए एक विशिष्ट संरचना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भोजन रिक्तिका, ठीक है ना। प्रोटोजोआ भोजन रिक्तिका में मौजूद एंजाइमों का उपयोग करके भोजन को पचाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए उसके बाद पूछा गया है कि पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर बढ़ना इसका उदाहरण है। पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर बढ़ना इसका उदाहरण है। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं तो पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर बढ़ना जो है ये आपका केमोट्रोपिज्म, जिसको कि रसायन अनुवर्तन बोला जाता है हिंदी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में दिया गया है केमोट्रोपिज्म, और हिंदी में इसको रसायन अनुवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी आपको हिंदी में रसायन अनुवर्तन देखने को मिल जाएगा, और केमोट्रोपिज्म भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पर्यावरणीय कारकों द्वारा रूपांतर यानी कि वेरिएंट का चयन निम्न का आधार बनता है। पर्यावरणीय कारकों द्वारा रूपांतर वेरिएंट का चयन निम्न का आधार बनता है। चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बनता है आपका विकासवादी प्रक्रिया का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरणीय कारकों द्वारा वेरिएंट का चयन, जिसे प्राकृतिक चयन भी कहा जाता है, विकासवादी प्रक्रियाओं का आधार बनता है। इसका मतलब होता है कि जीवित रहने और प्रजनन करने के लिए बेहतर अनुकूलित जीव बदलते वातावरण में उन जीवों की तुलना में अधिक सफल होंगे जो कम अनुकूलित हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विकासवादी प्रक्रियाएं। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है ये किसी माध्यम में प्रकाश की गति का निर्वात में प्रकाश की गति से अनुपात है, ठीक है। चूँकि देखिए निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है, और प्रकाश की गति को निर्वात में प्रकाश की गति से विभाजित करने पर हमेशा 1 प्राप्त होता है, इसीलिए निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होगा ये 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हिस्ट्री के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हिस्ट्री का कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का गठन किस शहर में हुआ था। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस शहर में हुआ था। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो है ये 26 दिसंबर 1925 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, और इसके संस्थापक का नाम आपको याद होगा मानवेंद्र नाथ रॉय थे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर कानपुर दिया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे। ये प्रश्न 2025 में जितना भी एग्जाम बीपीएससी लिया है उन सभी में पूछा गया है। तो देखिए 1939 में जो है इन्होंने त्रिपुरी का अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने, और उसके बाद इस्तीफा दे दिया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। राजेंद्र प्रसाद 1938 में इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने, और 1939 में त्रिपुरी में। तो ये 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार में एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में परिवर्तित किया गया। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद किसके द्वारा, ये पूछा गया, और ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है 2-3 एग्जाम में इस साल। तो देखिए इसका आंसर जो होगा ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में परिवर्तित किया गया, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए इसका गठन जो है जवाहरलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगर और सुभाष चंद्र बोस ने 1928 में किया था, 1928 में, ठीक है। और इस लीग का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना था। श्रीनिवास अयंगर इसके पहले अध्यक्ष बने थे। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और श्रीनिवास अयंगर का भी नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। और श्रीनिवास अयंगर इसके पहले अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर उपयुक्त से 1 से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न कि जवाहरलाल नेहरू जो है किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा 1929 में जो है 1929 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद देखिए 1936 में भी ये अध्यक्ष बने थे। 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। और 1937 के फैजपुर अधिवेशन की भी अध्यक्षता इन्होंने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, फैजपुर अधिवेशन की भी। तो 1936 भी हो जाएगा, 1929 भी हो जाएगा। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, उपरोक्त में से एक से अधिक। 1929 वाला आपको याद होगा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के दौरान पारित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ा था? ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी से जुड़ा था, बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको कि HRA कहा जाता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, इनके अगर प्रमुख क्रांतिकारियों की अगर हम बात करते हैं तो सचिंद्र सन्याल का नाम आपको याद होगा, राम प्रसाद बिस्मिल का होगा, ठीक है ना, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन सब का नाम तो आपको याद ही होगा। ठीक है ना, बट एक और नाम आपको याद रखना है, ये नाम है आपका कौन? तो इनमें से देखिए इसका जो आंसर होगा ना, ये आपका हो जाएगा जोगेश चटर्जी। ठीक है ना, तो ये नाम भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना, जोगेश चटर्जी का भी नाम याद रखिएगा। और 1928 में जो HRA था उसका नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था, यानी कि HSRA इसका नाम 1928 में कर दिया गया था। ठीक है, तो ये नया नाम अगर आपको मिला होगा तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी समूह काकोरी ट्रेन डकैती से जुड़ा था? अच्छा, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम है, अब कर दिया गया है काकोरी ट्रेन डकैती का। काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना कब की है? तो याद रखिएगा ये घटना 9 अगस्त 1925 की घटना है। ठीक है ना, 9 अगस्त 1925 की घटना है। और देखिए इसको अंजाम दिया था कौन? तो इसको अंजाम दिया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के क्रांतिकारियों ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि बारदोली में नो टैक्स आंदोलन कब चलाया गया था? अच्छा, इसी साल प्रश्न पूछा गया था कि बारदोली में नो टैक्स आंदोलन जो है इसका नेतृत्व किसने किया था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और 1928 में ये आपका बारदोली सत्याग्रह आपको याद होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया है कि ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पर्यावरण संरक्षण में मदद करता है? ऊर्जा उत्पादन का कौन सा स्रोत जो है पर्यावरण संरक्षण में मदद करता है? तो इसमें देखिए आपका जो जल ऊर्जा है यानी कि हाइडल एनर्जी, और यहाँ पर सौर ऊर्जा। तो वैसे ही आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि वर्तमान अनुमानों के अनुसार भारत की लगभग 25% आबादी किन राज्यों के द्वारा साझा की जाती है? और यहाँ पर जो है आंसर आपको देख सकते हैं, दो दो राज्यों का जोड़ा के रूप में आंसर दिया गया है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जो मिल करके भारत की लगभग 25% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर जनसंख्या हम बात करते हैं 2011 में, तो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16.5%, और बिहार का तो आपको पता ही है 8.6%। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये 25% हो जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से मिट्टी और राज्यों का कौन सा जोड़ा सही है? तो यहाँ पर देखिए काली मिट्टी मेघालय तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लेटराइट मिट्टी जो है, लेटराइट मिट्टी आपको ध्यान रखना है, ये कई राज्यों में पाया जाता है, जैसे कि खास करके पश्चिमी घाट पर तो ये पाया ही जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोवा दिया गया है, तो यहाँ पर आपका गोवा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए शुष्क मिट्टी जो है, शुष्क मिट्टी देखिए ये राजस्थान में मेनली पाया जाता है, बट गुजरात के कच्छ का जो रण है वहाँ भी इसका विस्तार है। तो देखिए गुजरात भी हो जाना चाहिए था, बट आयोग ने अभी इसका आंसर दिया हुआ है लेटराइट मिट्टी गोवा। और आपको याद होगा कि जो लेटराइट मिट्टी है उसमें काजू की खेती की जाती है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए फाइनल आंसर क्या आता है, तो आयोग इसका क्या आंसर देता है। चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि भारत की प्रायद्वीपीय नदियों को उनके बेसिन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर के संदर्भ में घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। और यहाँ पर 4 नदी दिया गया है, नर्मदा, गोदावरी, महानदी और कृष्णा। और यहाँ पर नीचे कोड में से आपको राइट आंसर चुन करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं
तो देखिए ये आपका हो जाएगा गोदावरी, उसके बाद आपका हो जाएगा कृष्णा, फिर आपका हो जाएगा महानदी और फिर आपका हो जाएगा नर्मदा। तो यानी कि 2, 4, 3 और 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर है कि भारत के बॉक्साइट भंडार मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहाड़ी, पर्वतमाला, ये सब ऑप्शन में दिया गया है। भारत में बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है कौन सा राज्य करता है, तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है ये उड़ीसा करता है। ठीक है, और देखिए मैकाल पहाड़ी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बॉक्साइट भंडार मुख्य रूप से मैकाल पहाड़ियों पर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए वार्षिक तापमान की अधिक सीमा दर्ज करने वाला स्थान कौन सा है, तो इसमें से आपका जोधपुर हो जाएगा। ठीक है ना, जोधपुर, जैसलमेर वगैरह ध्यान रखिएगा, जोधपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित चोटियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें, तो मैं आपको पहले इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, 4, 1, 2 और 3। ठीक है ना, 4, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 हो जाएगा, सॉरी 4 यहाँ पर दिया गया है, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। ठीक है, तो गुरु शिखर, धूपगढ़, महेंद्रगिरी और डोडा बेटा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य भारत में सबसे पूर्वी है। निम्नलिखित में से इनमें से बताना है। ठीक है, वैसे अगर सबसे पूछता तो नामदफा होता जो अरुणाचल प्रदेश में है, बट निम्नलिखित में से आपको बताना है तो इसमें से आपका काजीरंगा हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें से आपका काजीरंगा हो जाएगा। काजीरंगा जो है मानस से पूर्व में पड़ता है थोड़ा सा, तो ये काजीरंगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए काजीरंगा मानस यह असम में है, आपको याद भी होगा। उसके बाद देखिए यहाँ से पॉलिटी का प्रश्न है कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित हुआ था। संविधान सभा का अंतिम सत्र, तो देखिए पहला सत्र, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ये तो आपको याद ही होगा। और यहाँ पर पूछा गया अंतिम सत्र कब आयोजित हुआ था, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा अंतिम सत्र जो है ये 24 जनवरी 1925 को आयोजित हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा हेतु कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा बताइए, तो फ्रेंड्स ये 12 मेंबर जो हैं ये नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 12। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 जो है आर्टिकल 1 भारत को घोषित करता है। तो भारत को घोषित करता है ये बताइएगा, तो ये करता है राज्यों का संघ। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, राज्यों का संघ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि मीडिया का बहुवचन पूछा गया है। मीडिया का बहुवचन, तो मीडिया का बहुवचन मीडिया ही होता है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है अभी आंसर की में उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए उसके बाद देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है कि गढ़ा कटंगा नामक साम्राज्य था। गढ़ा कटंगा नामक साम्राज्य, तो देखिए गढ़ा कटंगा जिसे गढ़ा मंडला या गोंडवाना भी कहा जाता है, ये गोंड साम्राज्य था जो मध्य भारत में स्थित है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोंड का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पूछा गया कि कायस्थ जाति जो है एक जाति है, कायस्थ एक जाति है, कायस्थ एक जाति है, ये पूछा गया है। तो देखिए कायस्थ एक भारतीय जाति है जो हिंदू धर्म में पाई जाती है, ये तो जानते हैं आप। और यह जाति पारंपरिक रूप से लेखन, प्रशासन और लेखा जोखा जैसे कार्यों का संचालन करती है, उन कार्यों में ये संलग्न रही है। तो इस तरह से देखा जाए तो मुंशी एवं सचिव, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि लेखन, लेखा जोखा जैसे कार्यों में ये संलग्न रही है ये जाति, तो यहाँ पर मुंशी और सचिव हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि केप ऑफ गुड होप किसके समीप है, ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं। तो देखिए केप ऑफ गुड होप जो है ना ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और यह स्थान जो है अटलांटिक और हिंद महासागर के मिलन बिंदु के पास है। दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए झूम खेती पाई जाती है, यहाँ पर पाई बना लीजिएगा, ये देखिए सब बीपीएससी एरर कर रहा है, हिंदी में पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए झूम खेती जो है ये पाई जाती है। तो झूम खेती को, जिसको कि स्थानांतरणशील कृषि कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न कृषि भी इसको कहा जाता है, ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्य में पाई जाती है, जैसे कि मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, इन सब जगहों पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पर्वतीय वन्य क्षेत्रों में जो है ये पाई जाती है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्रीय भवन संस्थान अनुसंधान, ठीक है ना, ये कहाँ पर स्थित है। अंग्रेजी में देख लीजिए इसको। ठीक है ना, अंग्रेजी में देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CBRI, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है।
ठीक है। तो देखिए ये जो स्थित है ना, ये कहाँ पर है, तो ये रुड़की में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा, ये रुड़की में स्थित है। ठीक है, ये रुड़की में स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य भवन विज्ञान और निर्माण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करना है। देखिए मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्तियों की सीमा क्या है, तो मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति जो है, ये ऑडिबल जो आपका रेंज है वो आपको पता होगा, ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, ठीक है ना, या 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज। इस 20,000 को हम किलो हर्ट्ज में बदलेंगे तो ये 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ आप जानते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, देखिएगा कमज़ोर क्षेत्र जहाँ भूकंप अधिकतर आते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी में देख लीजिए क्या दिया गया है कि द वीक जोन्स वेयर द अर्थक्वेक्स आर मोस्टली लाइक टू ऑकर एज नोन एज, ठीक है ना। तो देखिए ये जो आपका जो कमज़ोर क्षेत्र है, वीक एरिया है, जहाँ भूकंप अधिकतर आते हैं उनको भूकंपीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर भूकंपीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की आधुनिक विधि नहीं है। सिंचाई की आधुनिक विधि कौन सी इसमें से नहीं है, बताइए। तो देखिएगा यहाँ पर अगर बात करते हैं फव्वारा प्रणाली और ड्रिप प्रणाली, ये जो है आपकी आधुनिक विधि है। और पूछा गया आधुनिक विधि नहीं है तो ये लीवर प्रणाली है। और देखिए लीवर प्रणाली जो है इसको रहट, ठीक है ना, यहाँ अंग्रेजी में लिखता हूँ, इसको रहट या इसको आपका मोटा प्रणाली कहा जाता है, मोटा MOTA, ठीक है ना, रहट या मोटा प्रणाली भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए लीवर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये सब पारंपरिक हैं, ठीक है, आधुनिक नहीं है ये। किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने किया था, किण्वन, बताइए अंग्रेजी में क्या बोलते हैं किण्वन को। तो यहाँ पर देख लीजिएगा हु डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ये लुई पास्चर ने खोज किया था, किण्वन की प्रक्रिया की खोज किया था लुई पास्चर ने। किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था। उसके बाद देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है, ठीक है, कौन सा इसमें से एक संक्रामक रोग है। तो देखिए इसमें से अगर हम संक्रामक रोग की बात करते हैं तो यक्ष्मा यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, TB, ठीक है, हैजा और चिकन पॉक्स। तो यहाँ पर उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग कवक के कारण होता है, कौन सा पादप रोग जो है कवक के कारण होता है। तो देखिए इसमें से अगर कवक के कारण बात करते हैं तो ये गेहूं की जो रस्ट रोग है, गेहूं की रस्ट रोग, ये आपका गेहूं का रस्ट रोग है, व्हीट रस्ट, ये आपका होता है कवक के कारण, ठीक है ना, कवक के कारण होता है। गन्ने की लाल सड़न, ये भी कवक के कारण होता है। यहाँ पर देखिए भिंडी का पित्त, ये वायरस के कारण होता है। नींबू कैंकर, ये बैक्टीरिया वगैरह के कारण होते हैं। उसके बाद देखिएगा पूछा गया है खाली स्थान देकर के वह उपकरण जिसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि किसी वस्तु में करंट प्रवाहित हो रहा है या नहीं, इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए इसको क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्कोप एक उपकरण है जिसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि किसी वस्तु में करंट प्रवाहित हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव, तो देखिए इसका आयोजन जो हुआ था ना, यह आपका हुआ था कहाँ पर, तो कोलंबो में, श्रीलंका के कोलंबो में इसका आयोजन हुआ था। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा यूनेस्को द्वारा अप्रैल 2025 में विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल भारतीय धरोहर कौन से हैं। अंग्रेजी में देख लीजिएगा इसको। तो यहाँ पर देखिएगा इन अप्रैल 2025 विच इंडियन हेरिटेज हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। तो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में जो है किसको शामिल किया गया है, तो आपको याद होगा श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए आगे पूछा गया है कि अमेरिका द्वारा फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अपने को अलग कर लिया गया। देखिए अगर इसका आंसर होना चाहिए तो ये होना चाहिए आपका कौन सा, तो ये होगा आपका UNHRC यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। फरवरी में घोषणा किया गया था अमेरिका के द्वारा, बट इसका आंसर जो है B और C दिया गया जो कि गलत होना चाहिए, ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी अलग होने का घोषणा अमेरिका ने किया था, बट ये जनवरी में किया था। यहाँ पर स्पष्ट मेंशन किया गया फरवरी 2025, तो ये आपका UNHRC होना चाहिए, ठीक है ना आंसर इसका। उसके बाद देखिए रेल मंत्रालय द्वारा स्वरेल सुपर ऐप जारी किया गया है। ये पूछा गया कि कब जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स ये जारी किया गया है कब, तो ध्यान रखिएगा 31 जनवरी 2025 को,
ठीक है ना। ऑफिशियल सोर्स पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे 31 जनवरी 2025 ही दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 2024 को मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त कर दिया है। दिसंबर 2024 में मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये अभी दिसंबर में 2024 में जिम्बाब्वे ने किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सोने के विशाल भंडार मिले हैं। तो ये काफ़ी सुर्खियों में रहा था। ये उड़ीसा की धरती पर जो है सोने की विशाल भंडार जो है मिली है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट में राज्य के 6 जिलों की ज़मीन के नीचे 10 से 20 टन सोना दबा हुआ है। तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने फेमा अधिनियम के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित बैंकों पर मार्च 2025 में कार्यवाही की है। यहाँ पर देखिए आप महीना मेंशन कर दिया जा रहा है मार्च 2025 में। तो देखिए मार्च 2025 में जो है सिटी बैंक और IDBI बैंक पर जो है RBI ने फेमा अधिनियम के उल्लंघन के लिए जो है कार्यवाही किया हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नेतजारिम, ध्यान से पढ़िएगा इसको, नेतजारिम कॉरिडोर है, इसका संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए ये जो नेतजारिम कॉरिडोर है यह संघर्ष जो इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य था संघर्ष क्षेत्र, तो यहीं दिया गया ये इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य स्थिति संघर्ष का क्षेत्र है। बिल्कुल ये करेक्ट है। और यह कॉरिडोर 6 किलोमीटर लंबा है जो गाजा पट्टी के 2 यागों को बांटता है, 2 यागों में बांटता है, ये भी करेक्ट है। बट यहाँ पर देखिएगा ये वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि कॉरिडोर पूर्व में भूमध्य सागर और पश्चिम इजराइल सीमा से है। नहीं, ये कॉरिडोर जो है ना पूर्व में इजरायली सीमा, तो यहाँ पर पश्चिम इजरायली सीमा दिया गया है, यहीं गलत हो जा रहा है। पूर्व में इजरायली सीमा से लेकर के पश्चिम में जो है, पूर्व में नहीं, यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम में भूमध्य सागर तक ये फैला हुआ है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये आपका पूर्व में इजरायली सीमा से लेकर के पश्चिम में भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर पूर्व और पश्चिम उल्टा दे दिया गया है, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है असत्य दिया गया है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को लाइक करिएगा। 1-2 पेपर और है 2025 में BPSC के द्वारा कराया गया, जुलाई महीने में ही कराया गया, मैं उसको आपको कवर करवा दूंगा कल, ठीक है। घटना चक्र जो मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री BPSC 71 घटना चक्र जाकर के देखिएगा, 4 घंटे का महामैराथन सेशन है, ठीक है। चलिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उप विजेता पूछा गया, रनर अप, विनर जो रहा था ये अपना प्यारा भारत रहा था और फाइनल में इसने न्यूजीलैंड को हराया था। और एक BPSC के एग्जाम में पूछा गया जो ये आपका चैंपियंस ट्रॉफी था, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था। तो न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्रा थे, फाइनल में मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा थे। तो ये सब भी आप ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता पुरस्कार कन्नड़ भाषा पुस्तक हार्ट लैम्प से संबंधित है। तो ये आपका दिया गया हार्ट लैम्प को किसको, तो फ्रेंड्स ये बानो मुश्ताक को दिया गया है, ठीक है ना। देखिए 50 प्रश्न जो है ना यही आपके GS के क्वेश्चन हैं, यानी कि करंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी के हैं। उसके बाद देखिए 51 से लेकर के जो है 100 तक ये सब रीजनिंग, मैथ वगैरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये कवर करा दिया है फ्रेंड्स। सेशन को प्लीज़ लाइक करिएगा और इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए।